वेलकम टू एडोब्रेन। मैं हूं प्रकाश और आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे महाकुंभ मेले के बारे में। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, महाकुंभ 2025 प्रयागराज, जो इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता है, प्रयागराज में अभी 13 जनवरी से 26 फरवरी तक ये महाकुंभ का मेला लगा हुआ है, जहाँ पे विश्व भर में, भारत से ही नहीं पूरे विश्व से लोग वहाँ पे आ रहे हैं उसमें आस्था की डुबकी लगाने मतलब वह गंगा नदी के किनारे जो त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे गंगा, यमुना और माँ सरस्वती का किनारा है। और वहाँ पे स्नान करने से ऐसा मतलब ये विश्वास है लोगों का कि जो कष्ट हैं, जो पाप जो किए हुए अपने जीवन में, वो सारे पापों से आप मुक्ति पा सकते हैं। या सच में ये विश्वास कितना सही है कि एक डुबकी लगाने मात्र से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे? क्या हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी? आज के वीडियो में हम लोग इन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ ये आस्था का जो पर्व है और आस्था से अर्थव्यवस्था हमारा कैसे बढ़ेगा, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। जैसा कि यहाँ पे आप हेडिंग लिखा हुआ देख रहे हैं, आस्था से अर्थव्यवस्था, ठीक है, कि आस्था से अर्थव्यवस्था तक का जो ये सफ़र है ये कितना महत्वपूर्ण है। किस तरह से जो हमारा आस्था का जो ये विषय है महाकुंभ, और किस तरह से हमारे देश का जो अर्थव्यवस्था है, जो उत्तर प्रदेश का जो अर्थव्यवस्था है, उसे कैसे बढ़ाएगा। तो आइए हम लोग ये शुरुआत करते हैं, आस्था से अर्थव्यवस्था तक का सफ़र। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ये महाकुंभ जो मेला है ये हमारे लिए अच्छा होगा। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि महाकुंभ के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। महाकुंभ के मेले के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। एक जो हिस्टोरिकल, ये जो माइथोलॉजी जो है, एक जो पौराणिक जो कथा है, उसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। थोड़ा बहुत उसमें बताते हैं कि दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण, ठीक है, जब क्या हुआ था कि देवता लोग जब कमज़ोर पड़ चुके थे, जब इंद्र देवता जो कमज़ोर पड़ चुके थे, तो असुरों ने आक्रमण किया इंद्रलोक पे, और उसके कारण क्या हुआ कि देवता लोग बुरी तरह से पराजित हो चुके थे, कमज़ोर हो चुके थे। तो देवता लोग अंत में विष्णु भगवान के पास जाते हैं। कि अंत में देखते होंगे कि आप टीवी पे कि कभी भी जब ऐसा देवता लोग जब कमज़ोर पड़ते थे तो अंत में विष्णु भगवान के पास जाते हैं। तो ऐसे ही विष्णु भगवान के पास जाते हैं, बोलते हैं कि भगवान रास्ता बताइए कि अब असुर लोग मतलब मजबूत हो गए हैं और हम लोग कमज़ोर पड़ चुके हैं, कैसे, मतलब ये तो बहुत बड़ा समस्या है, सारे जगहों पर असुरों का कब्जा हो चुका है। तब वहाँ पे क्या होता है कि भगवान एक बताते हैं कि समुद्र मंथन करने के लिए, कि जिससे समुद्र मंथन से आपका अमृत निकलेगा और उस अमृत को पीने से फिर से देवता लोग क्या हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। तो फिर हुआ कि भाई समुद्र मंथन किया जाएगा। तो समुद्र मंथन करने के लिए क्या होता है यहाँ पे कि अब बिहार में ही एक पर्वत है जिसका नाम है मंदार पर्वत, जिसका हम यहाँ पे देखिए, आप इमेज देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये जो आप पर्वत देख रहे हैं ये बिहार के बांका जिले में, ठीक है, बिहार के बांका जिले में मंदार पर्वत है, आप देख पा रहे होंगे। इसी मंदार पर्वत से समुद्र मंथन किया गया था और समुद्र मंथन से अमृत कलश निकला। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, समुद्र मंथन का चित्र है, एक तरफ देवता लोग हैं, एक तरफ असुर लोग हैं, ठीक है, और ये बीच में ये जो मंदार पर्वत है, तो मंदार पर्वत जो है, और बीच में ये जो नाग जो आप देख रहे हैं बासुकी नाथ हैं, जो नाग जो हैं इसी को रस्सी बनाकर और मथने का काम किया गया था समुद्र को, और उसी से लास्ट में 14 मतलब रत्न निकलते हैं समुद्र मंथन में। लेकिन लास्ट में जो सबसे निकलता है वो अमृत कलश निकलता है, जो माँ धन्वंतरी हैं वो लेकर निकलती हैं। अब उस क्या होता है कि जो अमृत कलश निकलता है, उस अमृत कलश को लेकर इंद्र के जो बेटे जो होते हैं, जयंत नाम है, वो लेकर भाग जाते हैं। और एक कथा के अनुसार जो विष्णु भगवान के जो गरुड़ जो वाहन है वो लेकर भागता है, और वही जब वो गरुड़ जब लेकर भागता है तो क्या होता है कि असुर लोग उसका पीछा करने लगते हैं। अब असुरों के पीछा करने के कारण क्या होता है कि वहाँ पे असुरों के पीछा करने के कारण क्या होता है कि रास्ते में ले जाते वक्त अमृत कलश से 4 जगहों पे ये आपका मतलब वो गिर जाता है, अमृत गिरता है। और वही 4 जगह कौन कौन सा गिरता है, तो हरिद्वार जो है आपका, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। और कुंभ का मतलब ही क्या होता है, कुंभ का मतलब होता है घड़ा,
ठीक है। और वही घड़ा जो निकलता है अमृत कलश के रूप में समुद्र मंथन से, उसी का बूंद ये चारों जगह पे गिरता है। तो हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, प्रयागराज यहाँ पे 3 संगम है, उज्जैन जो है यहाँ पे शिप्रा नदी के किनारे, और नासिक जो है यहाँ पे गोदावरी नदी के किनारे, ठीक है। ये कुंभ मेला लगता है। और ये कुंभ मेला जो है ये 3 तरह का होता है। एक अर्ध कुंभ होता है जो आपका 6 साल पे होता है, ठीक है, 6 वर्ष पे अर्ध कुंभ होता है। एक आपका पूर्ण कुंभ होता है जो 12 वर्ष पे लगता है आपका, ठीक है। और एक महाकुंभ होता है जो 144 साल पे लगता है। क्लियर? तो ये जो प्रयागराज में जो इस बार जो एक महाकुंभ हो रहा है और ये 144 साल बाद हो रहा है। अब ये कैसे, तो इसको हम लोग समझते हैं। हुआ क्या कि जब असुर और देवता में जब युद्ध हो रहा था तो 12 दिन तक चला था। और 12 दिन कहने का मतलब कि पृथ्वी लोक का एक मतलब साल के बराबर वो एक दिन था। तो 12 दिन तक जब युद्ध चला तो वो 12 दिन जब युद्ध चला तो 12 वर्षों के बराबर था आपका। तो इसीलिए 12 वर्ष के बाद आपका क्या होता है कि कुंभ, आपका कुंभ मेला लगता है इन चारों जगहों पे जहाँ पे अमृत कलश से वो 4 बूंद आपका गिरा था। क्लियर? ये तो माइथोलॉजी हो गया। फिर इसी में और क्या है आपका कि एक कुंभ जब 12 साल का हुआ और ये महाकुंभ है, तो जो पूर्ण कुंभ है 12 साल का, तो 12 × 12 कितना हुआ 144, तो इसीलिए 144 साल बाद। एक और उससे भी हम लोग कर सकते हैं कि जो सेलेस्टियल जो बॉडीज है आपका, अगर हम बात करें तो देखिए इसमें क्या होता है कि देखिए विच एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज लोकेशन डिसाइड्स द टाइमिंग ऑफ महाकुंभ मेला। अब क्या है कि देखिए जो जुपिटर जो है बृहस्पति, ठीक है, तो बृहस्पति जो है वो सूर्य का जो चक्कर लगाता है वो 12 वर्ष में लगाता है, ठीक है। मतलब उसका एक जो, जैसे हम लोग 365 दिन में लगाते हैं तो 1 साल होता है, उसी तरह से 12 वर्ष लगता है जुपिटर का एक चक्कर लगाने में। इसी से रिलेटेड है। और मेला जो लगता है कि मतलब कब मेला हरिद्वार में लगेगा, कब प्रयागराज में लगेगा, कब नासिक, कब उज्जैन में लगेगा, ये सब डिसाइड होता है ग्रह एक राशि से दूसरे राशि में जब जाते हैं तब स्थान डिसाइड किया जाता है। ये तो हुआ आस्था का चीज। अब हम लोग आगे देखेंगे अर्थव्यवस्था कैसे इससे जुड़ा हुआ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखिए सोलर सिस्टम्स का है कि किस तरह से ग्रह और राशियों से रिलेटेड है कि कौन सा स्थान पे पर्व मनाया जाएगा। अब हम लोग देखेंगे अर्थव्यवस्था से रिलेटेड कि ये कब आपका ये पर्व मनाया जाता है। देखिए इसमें अगर थोड़ा सा भी और बात करें तो देखिए ये इसमें क्या क्या होता है कि शाही स्नान होता है, ठीक है। इसमें जितना 13 अखाड़ा है, तो ये जितने भी जो अखाड़ा के लोग हैं, ये जो नागा साधु लोग हैं, ये लोग स्नान करते हैं। सबसे प्रथम स्नान इन्हीं का होता है। ये लोग देखिए इस तरह से सज संवर के राजा की तरह हाथी घोड़े पे बैठकर, इसीलिए इसको शाही स्नान बोला जाता है। क्लियर? और इस तरह से देखिए स्नान करते हुए नागा साधु लोग होते हैं, तो ये स्नान करते हैं। तो पहला स्नान इन्हीं से मतलब वो मेला का शुरुआत होता है, कुंभ मेला का। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो हेडिंग था आस्था से अर्थव्यवस्था तक का सफर, ठीक है। अब अर्थव्यवस्था देखेंगे कि इस महाकुंभ मेले से कैसे हमारा अर्थव्यवस्था बढ़ेगा, ठीक है, कैसे लोगों को रोजगार मिलेगा, किस तरह से लोगों का जो इनकम है वो बढ़ेगा आपका। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए ये टोटल जो है कमाई जो अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये 25,000 करोड़ की कमाई होगी इस वर्ष। कितने की कमाई होगी? 25,000 करोड़ की कमाई मात्र कितने दिन में? 45 दिन में। क्योंकि मेला कब से कब चलेगा? 13 ये जनवरी से आपका है और ये 26 फरवरी तक चलेगा, जो महाशिवरात्रि के दिन तक चलेगा। ये टोटल इसमें अंदाजा लगाया जा रहा है कि 25,000 करोड़ की कमाई होने वाली है 45 दिनों में। अब जैसे इसमें देखिए तो जो 55,000 जो करोड़ रुपया है ये स्टेट गवर्नमेंट का बजट है, ठीक है। जो यूपी जो सरकार है उत्तर प्रदेश का ये है, ठीक है। मतलब अगर इस तरह से देखिएगा तो 120 करोड़ पर डे का ये बजट है, ठीक है। फिर 2100 करोड़ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो दिया है। तो पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था में कितनी की बढ़ोतरी होगी? तो लगभग 2 से 3 लाख करोड़ बढ़ेगी आपका अर्थव्यवस्था। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कि 25,000 करोड़ की कमाई होगी, 5500 करोड़ जो स्टेट गवर्नमेंट का बजट है और 2100 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है। मतलब 120 करोड़ पर डे का खर्च है और लगभग पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था कितना बढ़ेगी? 2 से 3 लाख करोड़ ये अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये देख सकते हैं ये जो एक IPL इस साल का सबसे बड़ा मेगा इवेंट है,
जैसे आईपीएल जो होता है जिसमें सबसे ज़्यादा खर्च होता है आपका, उसी तरह से जो महाकुंभ मेला है 2025 का, ठीक है, इसमें भी उससे भी ज़्यादा पैसा खर्च हो रही है सरकार का। अब कैसे इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, कैसे अर्थव्यवस्था बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि लगभग 40 करोड़ जो लोग हैं इसमें भाग लेंगे, ठीक है। अब इनका मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, तो उनमें पैसा खर्च होगा, और जो मैनेजमेंट क्या स्ट्रेटजी सरकार का होगा, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैनेजमेंट ऑफ 40 करोड़ पीपल, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जो इकोनॉमी है वो बढ़ेगा आपका, ठीक है। अब देखिए, अब इंफ्रास्ट्रक्चर और जो एमिनिटीज की हम जब बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो वहाँ पे जो सुविधा जो लोगों को दिया जाएगा, जो रोड बनाया जा रहा है, जो टेंट सिटी जो बनाया जा रहा है, मतलब वहाँ पे जो टॉयलेट बनाया जा रहा है, पानी पीने का जो व्यवस्था किया जा रहा है, तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग एक नज़र डालते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो कुंभ जो मेला 2019 में जो लगा था अर्ध कुंभ, तो इसमें 25,000 करोड़ लोग आपका भाग लिए थे, ठीक है, 25 करोड़। और इस साल जो 2025 का ये जो कुंभ मेला जो लग रहा है, इसमें लगभग दोगुना, इसमें 40 करोड़ लोग भाग ले रहे हैं, ठीक है। अब कुंभ का एरिया हम लोग देखते हैं कि कुंभ का एरिया क्या है आपका, ठीक है। अगर कुंभ का एरिया का अगर हम बात करते हैं, देखिए, तो कुंभ इसको महाकुंभ नगर बना दिया गया है। जितना ये जो कुंभ का एरिया है उसे एक अलग डिस्ट्रिक्ट ही बना दिया गया है, एक अलग जिला बना दिया गया है, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि बहुत सारे जगहों पे क्या होता है कि जैसे ही ये मेला खत्म होगा तो फिर वो डिस्ट्रिक्ट महाकुंभ नगर खत्म हो जाएगा। अगर हम बात करें तो पिछले साल 2019 में इसका एरिया था 3200 स्क्वायर हेक्टेयर, ठीक है, 3200 हेक्टेयर्स 2019 के कुंभ मेला में था। अगर इस साल अगर बात किया जाए तो 4000 हेक्टेयर इसका एरिया है। समझ रहे हैं, तो कितने बड़े एरिया में ये आपका मेला का पूरा आयोजन किया जा रहा है। अब इसमें देखिए, इसमें 1,60,000 टेंट लगाया गया है। ये जो टेंट आप जो देख रहे हैं, जो टेंट सिटी की जो हम बात कर रहे हैं बार बार, तो इस तरह से बहुत सारे टेंट लगाए गए हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। अब ये टेंट लगाया गया इस तरह से, तो लगभग कितना है, 1,60,000 टेंट है इसमें, जो पिछले साल से करीब दुगना है। मतलब पिछले जो कुंभ का आयोजन किया गया था उससे दोगुना है। फिर अगर हम बात करें तो जो पॉन्टून जो ब्रिज है, पॉन्टून ब्रिज जो इस तरह से आप देखते हैं हमारे बिहार में, इसे जिसे पीपा पुल के भी नाम से जाना जाता है। गंगा नदी में जैसे उस तरफ मतलब जाने के लिए लोगों को जब बाढ़ के समय में, तो ये पीपा पुल बनाया जाता है, देख रहे हैं इस तरह से, ठीक है। ये लोहा का बना हुआ रहता है, हॉलो सिलेंडर जैसा है, तो इसे पॉन्टून ब्रिज बोला जाता है। तो 2019 में 22 पॉन्टून ब्रिज बनाए गए थे, और इस साल 30 बनाए गए हैं। 2025 में कितने, मतलब 19 में जो कुंभ हुआ था उसमें 22, और 2025 में जो इस साल जो कुंभ मेला है उसमें 30 इस तरह का ब्रिज बनाया गया है, पॉन्टून ब्रिज। तो क्लियर आप देख रहे हैं कि किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है। तो ऑब्वियस ही बात है, बजट भी सरकार का बढ़ा है। फिर आगे और देखते हैं, तो देखिए टेम्पररी रोड्स जो है आपका, ठीक है, तो ये 2019 में 300 किलोमीटर का टेम्पररी रोड्स बनाया गया था सरकार के द्वारा, ठीक है, सारा चीज इंफ्रास्ट्रक्चर में। और 2025 में अगर बात करें तो 400 किलोमीटर का ये रोड बना है। ये टेम्पररी रोड है कि किस तरह से आयोजन में जो अलग अलग जगह से लोग आएंगे ताकि उनको दिक्कत ना हो। फिर यहाँ पे स्ट्रीट लाइट की अगर बात करें तो 2019 में 40,000 स्ट्रीट लाइट यहाँ पे लगा था, जो इस तरह से आप देख रहे हैं। एक महाकुंभ का इमेज है रात का, जिस तरह से लाइट से पूरा ये जगमग हो रहा है ये पूरा जगह। और 2025 में कितना है, 67,000 स्ट्रीट लाइट लगाया गया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से सरकार का जो 7500 करोड़ का एलोकेशन है बजट का। फिर और अगर इसमें हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए पावर स्टेशन, 2 पावर सब स्टेशन बनाया गया है आपका, ठीक है। और 66 जो है न्यू ट्रांसफार्मर्स लगाया गया है, ताकि इलेक्ट्रिसिटी जो है आपका वो अनइंटरप्टेड, जो बिजली है वो कोई उसमें रुकावट ना हो। तो क्लियर, 2 पावर सब स्टेशन और 66 न्यू ट्रांसफार्मर्स। जल निगम जो है उत्तर प्रदेश का, इसके द्वारा वहां पे 1250 किलोमीटर में पाइपलाइन आपका बिछाया गया है, कि किस तरह से पाइपलाइन वहां पे कोई दिक्कत ना हो। फिर देखिए जो 85 जो है आपका वाटर बूथ बनाया गया है, 200 आपका वाटर एटीएम बनाया गया है, ताकि वहां पे जो 40 करोड़ जो लोग जा रहे हैं उनको कोई दिक्कत पानी का ना हो। फिर आगे देखते हैं, पानी के साथ ही साथ वहां पे टॉयलेट
1.5 लाख के करीब 1,50,000 टॉयलेट्स बनाया गया है और उसमें 10,000 सफाई कर्मी वहाँ पे लगातार 24 घंटा वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो आप इस तरह से देख रहे हैं टॉयलेट से सब बनाया गया है ताकि लोगों को कोई सैनिटेशन का समस्या न हो। फिर अगर दूसरा अगर देखें तो वहाँ पे जो पेंटिंग्स एंड म्यूरल्स, जो आप दीवार पे जैसे स्टेशंस वगैरह पे जाते हैं तो दीवार पे पेंटिंग बनाया जाता है, तो उसी तरह से पेंटिंग्स और म्यूरल्स कितने 18 लाख स्क्वायर फीट में बनाया गया है आपका। इस तरह से दीवार पे पेंटिंग्स म्यूरल्स जो बनाया हुआ रहता है, तो ये 18 लाख स्क्वायर फीट में, जो पिछले साल 17 लाख स्क्वायर फीट में था और इस साल 18 लाख स्क्वायर फीट में। फिर अगर बात करें हम तो यहाँ पे देखते हैं जो आपका 7,000 रोडवेज बस चलाया गया है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, 550 से शटल बस है आपका। तो इस तरह से आप देख रहे हैं लाखों श्रद्धालुओं को एक और सुविधा, ताकि बस का जो आवागमन है ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए कोई दिक्कत ना हो। अगर हम बात करें रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा 13,000 ट्रेन आपका चलाया गया है और 3,000 स्पेशल ट्रेन आपका चलाया गया है, ताकि करोड़ों जो श्रद्धालु जो दूर से जो ट्रेन से वहाँ पे हर दिन कुंभ मेले में आएंगे, तो 3,000 स्पेशल कुंभ ट्रेन चलाया गया है। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए 8,000 नाविक वहाँ पे जो बोट है, बोटिंग वगैरह इस तरह से वहाँ पे लोग जो श्रद्धालु जाएंगे गंगा नदी में बोटिंग करेंगे, तो 8,000 नाविक वहाँ पे हैं, ठीक है। और इन सभी नाविकों को एंगर मैनेजमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट का ट्रेनिंग दिया गया है। एंगर मैनेजमेंट मतलब कि भाई लाखों अलग अलग जगह विभिन्न जगहों से जो श्रद्धालु आ रहे हैं, तो भाई अच्छे से उनको घुमाइए ताकि वो यहाँ से उदास होकर ना जाए, दुखी होकर ना जाए। इसलिए वहाँ पे ये जैसे कभी कभी होता है पैसों को लेकर नोकझोंक हो जाता है यात्री के बीच में, नाविक के बीच में, तो इस तरह से एंगर मैनेजमेंट का उन्हें ट्रेनिंग दिया गया। और साथ ही साथ डिजास्टर मैनेजमेंट का, किस तरह से जैसे मान लीजिए नाव पे बहुत ज़्यादा लोगों को बैठा लेता है कभी कभी लोग, तो नाव डूब जाता है जिसके कारण लोग मर जाते हैं। इस तरह का डिजास्टर ना हो, इससे बचने के लिए व्यवस्था किया गया है। फिर वहाँ पे टेम्पररी हॉस्पिटल बनाया गया है जिसमें 5 लाख मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाएगा इन 45 दिनों में। तो आप समझ रहे हैं कि कितना सरकार खर्च कर रही है वहाँ पे। फिर इस तरह से देखिए वहाँ पे हजारों की संख्या में जो ऑफिसर्स लोग हैं, इस तरह से सीसीटीवी कैमरा जो मॉनिटरिंग जो रूम है वहाँ से मॉनिटर करेंगे पूरे मेले को, ताकि कोई दिक्कत उन्हें इस तरह का कोई भी गतिविधि गलत गतिविधि ना हो वहाँ पे, ठीक है। टोटल बजट अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने इस पर चर्चा किया कि 5600 करोड़ जो है, ठीक है, वो यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ जी, ठीक है, और जो 2100 जो करोड़ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया, मतलब लगभग 7500 करोड़ का ये बजट है आपका। तो मैंने आपको दिखाएगा किस तरह से वहाँ पे खर्च हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कैसे सरकार वहाँ पे पैसा दे रही है। और तो ठीक है खर्च तो कर रही है, लेकिन इससे फायदा क्या होगा, तो देखिए टोटल अगर इनकम की अगर हम बात करें, ठीक है, तो टोटल इनकम 2013 में जो कुंभ लगा था उसमें 1200 करोड़ का इनकम हुआ था सरकार को, और इस 2025 में अंदाजा लगाया जा रहा है कि 25,000 करोड़ का। तो आप देख रहे हैं सीधे डबल आपका, ठीक है, मतलब 1200 करोड़ से मतलब बहुत ज़्यादा, डबल नहीं सॉरी 25,000 करोड़। 2013 में कितना 1200 करोड़ और 2025 में 25,000 करोड़ का इनकम होने का आशंका, मतलब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इतना। अब कैसे इनकम होगा तो इसको हम लोग देखते हैं। अब जैसे जब वहाँ पे लोग आएंगे, ठीक है, तो सबसे पहला देखिए वहाँ पे जो सोर्स है जो इनकम का वो क्या है, जीएसटी। सरकार को पैसा कहाँ से मिलेगा, जीएसटी। अब कैसे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जो वहाँ पे होटल्स हैं, ठीक है, अब इतने श्रद्धालु लोग जाएंगे रुकेंगे तो उसके लिए होटल्स वहाँ पे हैं, तब होटल में रुकेंगे तो उनका इनकम बढ़ेगा तो लोग जीएसटी पे करेंगे। जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे फूड्स, ठीक है। फिर लैंड ऑन लीज, जो वहाँ पे जो दुकानें लगेंगी, जो रेंट पे, जितने जो साधु महात्मा जा रहे हैं तो लोग रेंट पे जमीन लेंगे तो इससे जीएसटी सरकार को जाएगा। फिर कंपनीज स्टॉल्स ऑन रेंट, बहुत सारे कंपनीज वहाँ पे गई हुई हैं वो अपना स्टॉल लगाएंगे, होर्डिंग्स लगेंगे वहाँ पे रेंट पे, टेंट लग रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे चीज़ों से क्या होगा कि सरकार को इनकम आएगा, ठीक है। फिर दूसरा देखिए यहाँ पे इनकम ऑफ बसेज, ठीक है, पार्किंग फी होगा वहाँ पे, किस तरह से जब बस जो आएगी तो बस का किराया ये सब सरकार का आएगा। पार्किंग फी, जितने जो बहुत सारे अपने व्हीकल्स से जब लोग जाएंगे तो पार्किंग के लिए आप देखते होंगे बहुत सारे शहर में जो स्टेशन वगैरह होता है, कहीं मेले में पार्किंग का व्यवस्था किया जाता है और 10 रुपया 15 रुपया इस तरह से पार्किंग फी होता है, तो यहाँ से होगा। लाइसेंसिंग अगर बात करें तो जो वेंडर परमिट है, जो इस तरह से बहुत सारे जो दुकानदार हैं छोटे मोटे जो दुकान लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो इन दुकानदारों
से भी कुछ पैसा वसूला जाएगा। तो वेंडर परमिट हो गया, फूड लाइसेंस, जितने भी जो फूड स्टॉल्स लगेंगे, ठीक है, तो उनका आपका इस तरह से लाइसेंस वहाँ पे दिया जाएगा। तो इस तरह से सब दीज आर द सोर्स ऑफ द गवर्नमेंट। और फिर इसके अलावा, ठीक है, यूपी गवर्नमेंट को और कहाँ से फायदा होगा कि देखिए, जब देश विदेश से, जब अलग अलग राज्यों से, विदेश से जब लोग आ रहे हैं वहाँ पे घूमने के लिए, ठीक है, तो केवल प्रयागराज घूमने के लिए तो आएंगे ही दूर से, तो वो क्या सोचेंगे कि भाई प्रयागराज आ रहे हैं तो उसके आसपास भी जो यूपी में जो टूरिस्ट प्लेस है उनको भी विजिट किया जाए। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे राम मंदिर है अयोध्या में, ठीक है, ये फिर आपका राम मंदिर के अलावा फिर ये जो काशी विश्वनाथ टेम्पल हो गया, वृंदावन में जो प्रेम मंदिर हो गया, मतलब मथुरा, काशी, वृंदावन, अयोध्या, इन सारे जगहों पे टूरिस्ट लोग जाएंगे। तो जो फुटफॉल है आपका, फुटफॉल मतलब कि जो टूरिस्ट लोग वहाँ पे विजिट करेंगे, ठीक है, इन सारे जगहों पे, तो ओवरऑल जो रेवेन्यू जनरेट होगा हर जगह पे, तो यूपी गवर्नमेंट के पास जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि किस तरह से सरकार के पास पैसा आएगा। तो जो हम ये बात कर रहे हैं आस्था से अर्थव्यवस्था तक का सफर, मतलब ये केवल आस्था का ही विषय नहीं है, इससे देश को कितना फायदा होगा, राज्य सरकार को का अर्थव्यवस्था कितना बढ़ेगा। लगभग 2-3% जीडीपी में ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन से सेक्टर्स में अगर हम बात करें तो होटल्स हो गया, रेंट कंपनी हो गया, रेस्टोरेंट्स हो गया, ढाबा जो आसपास के, जैसे अब हर लोग तो बढ़िया होटल में नहीं जाएंगे, तो जो ढाबा भी रोड किनारे होंगे वहाँ पे भी जाएंगे, उनका इनकम बढ़ेगा। स्ट्रीट वेंडर होंगे, एयरलाइंस सबसे आपने देखा होगा कि हेलीकॉप्टर से भी अभी वो चल रहा है कि हेलीकॉप्टर से लोग जिनको घूमना है वो टिकट करा सकते हैं, तो एयरलाइंस हो गया। इंडियन रेलवेज हो गया, बस कंपनी जो टैक्सी, वहाँ पे लोकल टैक्सी जो होंगे, जो टेम्पू वगैरह, ऑटो रिक्शा, ये सब जो चलाएंगे तो उनको रोजगार मिलेगा, उनका इनकम बढ़ेगा। कॉरपोरेट स्पेंडिंग की अगर बात करें तो ये 3000 करोड़ कॉरपोरेट स्पेंडिंग है। कॉरपोरेट मतलब जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो लोग अपना वहाँ पे स्टॉल लगाएंगी, उनका जो होर्डिंग्स लगेगा, तो ओवरऑल इस तरह से रेवेन्यू सरकार को जनरेट होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से 7500 करोड़ का ये जो बजट है सरकार का, और कमाई का जो अनुमान लगाया जा रहा है वो कितना है, 25,000 करोड़ का कमाई। हमारे मुख्यमंत्री का कहना है, जैसा कि आप देखे होंगे न्यूज में, तो उनका कहना था कि यहाँ पे लगभग 40 करोड़ लोग आ रहे हैं, और अगर ये 40 करोड़ अगर 5,000 भी अगर पर पर्सन अगर खर्च करेंगे, ठीक है, तो ये लगभग 1.5 से 2 करोड़ लाख रुपया का इनकम आएगा सरकार को। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से अर्थव्यवस्था बढ़ेगा। तो आपसे आग्रह है कि आप भी महाकुंभ मेले में, हम लोग भी जाएंगे, आप भी जाइए, और इसे केवल एक धर्म से जोड़कर न देखा जाए, एक देश का विषय, देश की अर्थव्यवस्था का विषय है। क्योंकि देखिए, भारत के जितने भी जो फेस्टिवल जो थे पहले के समय में, उन सारे फेस्टिवल्स कहीं ना कहीं जो पर्व थे वो हमारे अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए थे, और हमारे ही देश के कुछ लोग उस पर प्रश्न चिन्ह भी लगा रहे हैं। तो खैर, आप ये इमेज देखकर आप खुश हो सकते हैं कि एप्पल जो कंपनी के स्टीव जॉब्स हैं, जो अब नहीं है, लेकिन इनकी पत्नी अभी आई हुई हैं हमारे यहाँ प्रयागराज में, और एक कल्पवास कर रही हैं, मतलब गंगा नदी के किनारे ये 15 दिन रहेंगी वहाँ पे, समझ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि देश विदेश से भी जब लोग आ रहे, इतने बड़े बड़े हस्ती लोग जब उस मेले में भाग ले रहे हैं, तो ये आस्था का विषय के साथ साथ हमारे देश का विषय है, और इस महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, इसमें हम लोग अपना भागीदारी दें। ठीक है, आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आई होप। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।